नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर के बच्चों का मेरी क्लास में वेलकम। बच्चों, दुर्भाग्य से हम लोग अपना पहला इंटरेक्शन फेस टू फेस ना करके इस तरीके से वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से ये हम लोगों की मजबूरी बन गई है कि हम अभी क्लास रूम टीचिंग नहीं करवा पा रहे और वीडियो असाइनमेंट्स और पीडीएफ के माध्यम से आप तक आपके कोर्स की सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि स्कूल से आप लोग आए हैं, कॉलेज का माहौल थोड़ा अलग होता है, क्वेश्चन आंसर्स, पेपर पैटर्न थोड़े अलग होते हैं। होप सो बच्चों की जल्दी हम क्लासरूम टीचिंग शुरू कर दें, लेकिन तब तक के लिए आप अपने कोर्स को जो हम दे रहे हैं कोर्स वर्क, उसको थोड़ा सीरियसली लें। आपके 2 पेपर होंगे पॉलिटिकल साइंस में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार हैं और पेपर 2 जो है वो प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। मैं आपको पेपर 2 पढ़ाऊंगी जिसमें प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। बच्चों, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों में हमें यूनिट 1 में जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ना है, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट के बारे में। एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उनमें आपके मनु, कौटिल्य और शुक्र हैं। मनु, कौटिल्य और शुक्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों ने, चाहे वो राजा की उत्पत्ति की बात हो, प्रजा रक्षण की बात हो, साप्तांग सिद्धांत की बात हो या सामाजिक व्यवस्था की बात हो, आर्थिक व्यवस्था की बात हो, इनके विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। सबसे पहला जो आपका विचारक है वो है मनु। मनु के बारे में देखिए, बहुत सारी किंवदंतियाँ भी है, बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। मानव सभ्यता के रूप में प्रवर्तक इस रूप में कि ये कहा जाता है कि समस्त पृथ्वी जल प्लावन हो गई थी, सारी पृथ्वी जो है जल में डूब गई थी और केवल मनु ही जो हैं, जिन्हें कि ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है, वो बचे थे और उन्होंने मनुष्य सभ्यता का दोबारा से विकास किया। मनु जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उन्होंने मनुस्मृति नामक कृति लिखी और मनुस्मृति जो कृति है उनकी, उसमें 12 अध्याय हैं। इन अध्यायों में राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्यों के विषय में, राज्य के अंगों के विषय में, राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के विषय में, राज्य के मंत्रियों और उनकी कार्यशैली के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय और परराष्ट्रीय विषयों के संबंध में बताया गया है। मनु ने राजा अथवा राज्य के कार्य, राजा और राज्य को बराबर मानते हुए, मतलब एक ही इकाई मानते हुए, उन्होंने राजा और राज्य के कार्यों का वर्णन किया कि क्या क्या राज्यों के कार्य होने चाहिए। इसके विस्तार से मनुस्मृति में वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। मनु ने राज्य के प्रमुख कार्यों में सबसे पहला काम बताया है प्रजा रक्षण। प्रजा रक्षण जो कि राजा का या राज्य का प्रमुख कार्य है। प्रजा रक्षण अर्थात प्रजा की रक्षा करने का कार्य राजा अथवा राज्य का मुख्य दायित्व है, प्रमुख कर्तव्य है, मेन ड्यूटी है।
क्योंकि समाज में जो अराजकता फैली हुई थी उसे समाप्त करने के लिए ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की। देखिए, मनुस्मृति में जो राज्य की उत्पत्ति बताई गई है उसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर मत्स्य न्याय था, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को जिस तरीके से निगल लेती है, उसी प्रकार जो शक्तिशाली व्यक्ति था वो गरीब व्यक्ति को या शक्तिहीन व्यक्ति को दबा लेता था और समाज में अराजक स्थिति फैली हुई थी। इसी अराजक स्थिति को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की। ईश्वर ने जब राजा की उत्पत्ति की तो उसको अपनी समस्त शक्तियों से विभूषित करके पृथ्वी पर भेजा और राजा जो है वो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। राजा की अवज्ञा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं था, चाहे राजा 14 छोटी उम्र का ही क्यों ना हो, उसकी आज्ञा का पालन करना प्रत्येक प्रजाजन का दायित्व था। प्रजाजन जब राजा की आज्ञाओं का पालन अक्षरश करती थी तो राजा का ये दायित्व था कि वो प्रजा को सुरक्षित करने का वादा प्रजा से करे। तो मनु ने कहा कि समाज में जो अराजकता फैली हुई थी उसे समाप्त करने के लिए ही ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की थी। मनु ने माना कि राजा को प्रजा रक्षण करने के लिए दंड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दंड के माध्यम से शक्तिशाली लोगों को निर्बल लोगों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है। राजा अपनी प्रजा की रक्षा आंतरिक रूप से करने के साथ साथ बाह्य रूप अर्थात बाह्य आक्रमणों से भी करता है। दूसरा है लोक कल्याण का कार्य। मनु के अनुसार राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा के साथ साथ उसके कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी लेनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति समय समय पर प्रजा के लिए करवानी चाहिए। तीसरा है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। चूंकि अर्थ यानी धन व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है और बिना धन के व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए राजा को चाहिए कि वो प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करे, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखे, प्रजा पर अनावश्यक कर न लगाए। चौथा है सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन और नियमन। राजा का ये दायित्व है कि वो समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखे, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्यों का जो उसके वर्ण के आधार पर सौंपे गए हैं निष्ठापूर्वक संपादन करवाए। समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। पांचवा है न्याय व्यवस्था। मनु के अनुसार राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व राजा का प्रमुख है और राजा नीति और धर्म पर आधारित न्याय करे, ये उससे अपेक्षा की गई है। प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। मनु के अनुसार राज्य के कार्यों को संपादित करने के लिए यह आवश्यक है कि राजा आवश्यक संख्या में मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करे। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करे कि ये सभी अपने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। राजा परराष्ट्र संबंधों का निर्वहन अर्थात दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध। राजा के दायित्वों में एक दायित्व परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना भी है। राजा को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखे, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने संबंधों का निर्धारण करे, सदैव दूसरे राष्ट्रों से अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए सजग रहे। मनु ने राजा से अपेक्षा की कि वो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने हेतु मंडल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति, उपायों आदि का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों, सारांश सैद्धांतिक रूप से राजा को जनता के कल्याण के प्रति समर्पित बताकर मनु ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की। आगे हम
इन्हीं चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे कि मनु की सामाजिक व्यवस्था क्या है, राज्य की सुरक्षा की बात की है तो वो किस तरीके से की जानी है, प्रशासनिक प्रणाली की बात की है, न्यायिक प्रणाली की बात की है तो वो किस तरीके से काम करेगी, ये विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आपके सेकंड जो पेपर है उसकी किताब आप डॉक्टर मधुकर श्याम चतुर्वेदी की खरीद सकते हैं, डॉक्टर BL फड़िया की खरीद सकते हैं या डॉक्टर पुखराज जैन की खरीद सकते हैं। ये अच्छी किताबों में से मानी जाती हैं। धन्यवाद।